ये ना। हाँ। और ओल्ड के चैप्टर 10 था। ठीक। जी भाई कॉमन ही होगी नानी के साथ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारी है ना। सॉल्व कर दिया क्या? प्रॉपर विजिबल है नेत्रा प्रियंका ये लिखा हुआ? देखो अभी मैंने आपके स्कूल में मैम से जो अभी एग्जाम आ रहे हैं, अब ऐसा है कि 10th वालों का कोर्स उनको जल्दी खत्म करना है इसलिए पीछे क्या है, दिसंबर में आने वाला है ये कार्निवल, तो वहाँ पर टीचर बहुत बिजी हो जाएंगे, तो कोर्स अब भागेगा स्कूल। ठीक है, मैथ्स में तो अपने उसी पे से चलेंगे, पर बाकी में भगाएंगे। मैंने तो डिसाइड किया मैं भगाऊंगा नहीं। ठीक है, तो बाकी लोग भगाएंगे। तो अभी ऐसा है कि आई थिंक अभी साइंस के तुम्हारे 2 3 चैप्टर और कवर करेंगे। अभी मैडम क्या पढ़ा रहे स्कूल में? तो बंद करना। देखो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, पर काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ आसपास में की चीज ये हम आसपास से जोड़ सकते हैं अपने डेली लाइफ में। मैं देखता हूँ अपन थोड़ा बहुत यहाँ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। मैं लेंस वेंस लेके आऊंगा मेरे वगैरह। ठीक है, अभी तो नहीं, एक बार टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद में मैं भी दिखाऊंगा आपको, वीडियो भी दिखा दूंगा कि लाइव भी देख लेंगे एक बार, तो ज्यादा मजा आएगा। देखो लाइट जो, ये टर्म बहुत कॉमन है हमारे लाइफ में। लाइट लाइट है कि नहीं रूम में, है कि नहीं, ऐसा होता है ना। लाइट जब भी चलती है ना, और जब भी वो किसी चीज से टकराती है, तो वो अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग मान लो कि अलग अलग तरह की वेराइटी शो करती है। एक, कभी कभी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कभी कभी लाइट रिफ्रैक्ट, एक रिफ्लेक्ट और एक रिफ्रैक्ट होगी, कभी कभी लाइट डिफ्रैक्ट भी होती है। अब ये अच्छा डिफ्रैक्शन हाई ग्रेड में आएगा, इस ग्रेड में हमारे हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो चीज क्या है? ये दो घटनाएं हैं। वो कब घटती है? जब लाइट किसी चीज से जाके मिलेगी, टकराएगी। वो चीज दीवार हो सकती है, वो चीज पानी हो सकती है, वो चीज कोई कांच हो सकती है। तो सर लाइट कब रिफ्लेक्ट होगी और कब रिफ्रैक्ट होगी, बस हमको वही समझ। और दोनों में अंतर क्या है, समझ गए? एक चीज समझ लो, लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ इसका अर्थ है, उसको किलोमीटर में बदलूं तो वो है 3 × 10⁵ ना। व्हाट इज 3 × 10⁵? 3 और 5 जीरो। तो आप समझ सकते हैं लाइट की स्पीड क्या है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट अर्थ के 7 चक्कर काट दो 1 सेकंड के अंदर, इतनी स्पीड है लाइट। आप समझ रहे हो? मून मून ऑलमोस्ट हमसे इतना ही दूर है। तो मून यहाँ से अगर हम लाइट लेजर मारे ना मून पे, तो उस मून तक पहुंचने को लगेगा 1 सेकंड, खट लाइट पहुंच जाएगी इतनी देर में। क्योंकि चंद्रयान को 3 4 महीने लग गए। तो हमसे जो मून है ना वो 2 लाइट सेकंड दूरी पे है, मतलब लाइट को 2 सेकंड लगेंगे फिर जाने में और आने में। तो लाइट एक बहुत भयंकर स्पीड है लाइट की ना। अभी तक ऐसा कोई चीज मिली नहीं है जो इससे ज्यादा स्पीड चलता है। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, फिर है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपन पहले उठाएंगे रिफ्लेक्शन, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, और फिर बाद में टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले है रिफ्लेक्शन। अब मैं रिफ्लेक्शन को इस तरीके से स्टार्ट करूंगा। हम यार, अभी आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है? ओके, इस रूम में गुपचुप अंधेरा हो जाए फिर दिखेगा ये क्यों? लाइट नहीं, करेक्ट है। हाँ ठीक है ना, तो लाइट है। लाइट तो वो ट्यूबलाइट में है। क्या इस बोर्ड की अपनी कोई लाइट है पर्सनल? नहीं ना। तो लाइट ट्यूबलाइट की, तो ये आपको क्यों दिख रहा है फिर? तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए, इसकी लाइट तो है ही नहीं। ये आपको दिख क्यों रहा है? सर लाइट है इसीलिए नहीं। यकीन मानो, ठीक है, तो लाइट है ना। अब दिख रहा है, अभी लाइट तो है। अब क्यों दिख रहा है? सर आप बीच में आ गए तो क्या हुआ? लाइट तो है ना भाई। तुम बोलोगे लाइट ही जरूरी है देखने के लिए, लाइट है तो और क्या जरूरी है? कि लाइट का इससे टकराना जरूरी है। सही बात है।
अब यहाँ के ना लाइट आए इससे टकराए, और क्या जरूरी है, टकराने के बाद में लाइट आप तक भी पहुंचनी चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको। देखो अभी जो तुझे दिख रहा है ये लिखा हुआ, ये दिख रहा है ना, ठीक है, आप में से आपको दिख रहा है, छुप गया होगा, करेक्ट है, आपको ये दिख रहा है यहाँ से, हाँ, क्यों, एक ही घटना हो रही है, आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है, क्यों, देखो लाइट आई टकराई, अब क्योंकि मैं यहां से लाइट आ रही है वो टकरा के इस तक पहुंच रही है, पर जो यहां से टकरा के जो आपकी तरफ आ रही है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो किसी भी चीज को देखने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला है लाइट, लाइट, दूसरा लाइट उससे टकरा के फिर आप तक भी पहुंचनी चाहिए। ये जब दो घटनाएं होती हैं तब जाके कोई चीज आपको दिखती है, यस और नो, सीधी सी बात है, करेक्ट है, ओके। अब जब भी लाइट किसी भी चीज के टकराएगी, वो कोई भी चीज हो, ठीक है, तो तीन घटनाएं हो सकती हैं। पहली घटना कि लाइट उसके बिल्कुल आर पार निकल जाए, लाइट है जिसकी कांच में होता है, हमारे कांच होता है खिड़की का, हम बाहर देखते हैं ना, अवसर दिखता है खिड़की में से, सही बात है, तो लाइट उसके बिल्कुल आर पार होती है, तो लाइट बिल्कुल आर पार हो जाए इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रांसमिट हो गई है। पहला तो ऑप्शन है कि लाइट बिल्कुल आर पार हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि लाइट टकराए और अंदर की अंदर ही रह जाए, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्प्शन, इसको पकड़ ले, इसको जाने ही ना दे। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक, कोई भी चीज जो ब्लैक होती है ना, वो पता है ब्लैक क्यों दिखती है आपको, ब्लैक का मतलब है कि उसके ऊपर जो भी लाइट गिर रही है ना वो सबको पकड़ रही है, बाहर जाने दे ही नहीं रहा है, ऐसे ये आपको ब्लैक दिखता है, इसका मतलब क्या पता है, इसके ऊपर जो भी लाइट गिर रही है ना वो सभी लाइट को पकड़ रहा है और छोड़ नहीं रहा है। तो इतने इतने भाग से आप देखो, अंधेरा काला क्यों होता है, सोचो अंधेरा काला क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता, लाल क्यों नहीं होता, ऑरेंज क्यों नहीं होता, काला ही क्यों होता है। एक्चुअली में ब्लैक कोई कलर नहीं है। अब समझना, मैं आपको एक बहुत ही रहस्य बता रहा हूँ, यूनिवर्स का रहस्य ये है, जहां पे कोई लाइट नहीं है वो ब्लैक है, जहां पे कोई लाइट नहीं है वो ब्लैक, ब्लैक इज नॉट अ कलर। तो सर क्या बात कर रहे हो सर, हम वो हमें अपने पापा लेके आए थे वो पेंट कलर ब्लैक तो था सर, हाँ हाँ, वो जो मटेरियल है, वो जो अंदर लिक्विड था, वो लिक्विड की जो पार्टिकल, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जितनी भी चीज को गिरती है, लाइट गिरती है, उसको पकड़ के अपने अंदर सोख लेता है, बाहर नहीं छोड़ता है। तो इमेजिन करो कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, अब आजू बाजू वाले लाइट छोड़ देंगे, ठीक है, और मैं लाइट नहीं छोड़ूं, तो जो ये मेरा वाला भाग है वो पूरा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि इतने इतने भाग से आपके पास कोई लाइट नहीं आ रही है, और जहां से लाइट नहीं आती वो क्या होता है, ब्लैक। तो अगर ये ब्लैक है और ये व्हाइट, इसका मतलब क्या है, इतने इतने भाग से कोई लाइट आप तक नहीं पहुंच रही है, इतने से लाइट पहुंच रही है, इसलिए व्हाइट और ये ब्लैक। ये बात समझ में आई, अरे ये और नो, तो सुनना, ये एब्जॉर्ब कौन करता है, ये ब्लैक, जो ब्लैक बॉडी से होती है ना लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है अपने अंदर, बाहर जाने देती ही नहीं है। यकीन मानो इस रूम की जितनी लाइट है सबको मैं एब्जॉर्ब कर दूं, मुझ तक पता, मैं एब्जॉर्ब करो छोड़ू ना, इस रूम में गुपचुप अंधेरा हो जाएगा, भले लाइट चालू, इस रूम की जितनी भी चीजें हैं ना वो सभी लाइट को, जब लाइट उस पर टकरा रही है वो छोड़े नहीं, तो कैसा होगा तो नहीं, ठीक है, मान लो कि शक्ति आ जाए मेरे पास में कि मैं इस रूम की जितनी भी चीज है सबको ऐसी पावर दे दूं कि वो लाइट, जिसको वो लाइट गिर रही है ना उसको सोख ले अपने अंदर, ठीक है, और बाहर छोड़े नहीं, लगो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ना ये दीवार दिखेगी, ना ये बोर्ड दिखेगा, ना मैं दिखूंगा, ना ये डिबला दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ना ये बैग, कुछ दिखेगा। तो पहली चीज, पहला क्या हो सकता है, लाइट आर पार हो जाए, जो कि हम देखते हैं कांच में से होती है, हमारे जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, एक चीज एब्जॉर्ब हो जाए, उस चीज को सोख ले, और एक चीज है कि ना तो आर पार जाने दे, ना सोखे, वो लाइट उससे टकराए और अपना उसको लाइट का डायरेक्शन ही चेंज करे। हम पता है बॉल फेंकते हैं ऐसे, यूं मैं बॉल को फेंकूंगा ऐसे, यहां से फेंकूंगा ऐसे, तो लाइट बॉल टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी ना, यस और नो, बस वही। तो आप समझो, तीन घटना कर सकती है जब भी लाइट किसी चीज की टकराएगी, पहला तो वो आर पार हो जाए, जो कि हम देखते हैं कांच में होती है, दूसरा चीज वो उसको पकड़ ले, ब्लैक चीज की तरह अपने अंदर ही सोख ले, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइट उसके टकराए और अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ले। देखो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी,
पर अब लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, हाँ के ना? सही बात है। अच्छा मुझे बताओ, ये लाइट हवा से आई और वापस से हवा में गई ना? अरे यस और नो? तो लाइट जिसमें से चलती है उसका मीडियम हो, जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर हूँ यहाँ पर और मैंने टॉर्च ऑन की, वाटर प्रूफ टॉर्च है, तो अब लाइट पानी के अंदर चल रही है, तो बोलेंगे उसका मीडियम क्या है? वाटर। तो लाइट जिसके अंदर भी चलती है वो उसका मीडियम कहलाता है। अभी लाइट का मीडियम क्या है? अभी हम बैठे यहाँ पे एयर, एयर मीडियम है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया है? नहीं, वो जिस मीडियम से आई थी टकराने के बाद में उसी मीडियम में गई। यस और नो? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन अ लाइट स्ट्राइक एट अ पॉलिश्ड सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब भी लाइट किसी पॉलिश सर्फेस, जैसे कि मिरर, कांच हो गया, उसके टकराती है, तो टकराने के बाद में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और जो ये लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है ना, बस इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन कौन करेगा? पॉलिश्ड सरफेस करेगा, जैसे कांच होता है। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? पॉलिश। अगर पता है, जब घर पे नई नई टाइल्स आती है तो हमारा चेहरा भी उसमें दिखता है, वो पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस क्या करेगा? लाइट जो उस पर टकराएगी उसका डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और ये जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो आप समझते हैं? देखो, अगर आप कांच, आपने टूटा हुआ कांच देखा हुआ है, उसके बाद पीछे पेंट, कुछ पेंट होता है, कुछ उसको पॉलिश बोलता है। अगर आप वो हटा दो तो फिर उतना उसमें लाइट ऑटोमेटिक आर पर हो जाएगी। वो जो पीछे पेंट किया हुआ है ना, वो लाइट को करता है, लाइट को आर पर जाने देता नहीं है, वो लाइट को टकरा के वापस से बाहर भेज देता है। तो हम क्या करेंगे? देखो ऑब्वियसली बेटा, अब मैं रियल कांच तो बनाऊंगा नहीं, हम अब से क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये कांच है, ठीक है, और जब मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसी लाइन है, मतलब इसका मतलब या तो पॉलिश किया हुआ है, और ऊपर क्या है? पॉलिश नहीं। जो जहां पे पॉलिश नहीं किया उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगेन, ये मेरा एयर मीडियम है, मैंने यहां से लाइन देखी, करेक्ट है? ओके। जो लाइट कांच पॉलिश सरफेस पर गिरती है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्लेन मिरर का। कैसा मिरर है? प्लेन, मतलब फ्लैट सरफेस है, उसके नीचे पॉलिश की हुई है। मैं चाहूं तो सरफेस को मोड़ दूं, तो मेरी मर्जी है। उसे बोलते हैं कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वर्ड नाम सुना होगा, राइट है? उसके बारे में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट, ओके, अभी जो मैं आपको दो लॉ बताऊंगा, भले ही ये मिरर प्लेन हो कि कर्व्ड हो, ये लॉ सब पे लागू होगा। जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, भले ही वो मुड़े हुए कांच की वजह से हो रहा हो या फिर सीधे कांच जो कि हमारे घर पे होता है उसकी वजह से हो रहा हो, ये लॉ दोनों जगह फॉलो होगा। वेनेवर लाइट फॉल्स ऑब्लिकली, टेढ़ी, हाँ टेढ़ी गिरनी चाहिए, सीधी नहीं गिरनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा फोटो एक, अगर लाइट सीधी गिरेगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर लाइट ऑब्लिकली एक पॉलिश्ड सरफेस पे गिरे, तो जो लाइट गिरती है ना, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब से मैं इसको आई आर लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? ओके। वो जहां पे गिरती है कांच के ऊपर, उस पॉइंट पे हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम ड्रॉ करेंगे, ये हम ड्रॉ करते हैं, क्लियर है? उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? एन। इसका खास खास बात क्या होती है कि ये कितना एंगल बनाएगा इस कांच के साथ में? कांच के साथ में 90 का एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी कोई लाइट ऑब्लिकली गिरेगी कांच पे, पॉलिश सरफेस पे, तो टकराने के बाद में वो अपना डायरेक्शन उसी मीडियम में चेंज करके वो निकल जाएगी ऐसे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? अब से बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा आर आर। क्या बोलूंगा? आर आर। तो आई आर जो टकराई, टकराने के बाद में, अब वो ऐसा देखो, मुझे तो वो टेढ़ी गिरी है ना, ऑब्लिकली, वो ऐसे गिरनी चाहिए, सीधी नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे नहीं। अगर वो ऐसे गिरी तो फिर लोचा हो जाएगा, समझा लोचा क्यों होगा। तो जब भी कोई whenever a light falls on a polished surface obliquely, after striking the polished surface it changes its direction, okay? And this phenomena of, देखो इस कांच के पास इतनी पावर है, लाइट की स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इस कांच के पास इतनी पावर है कि वो लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हम करते ही ना, पता है आपने वो किया होगा, वो कांच से किया होगा, वो सन से कांच यूं करते हुए लाइट गिरती दीवार पे,
तो आप क्या करते हो? अब आप सोचो आपके पास इतनी पावर है कि आप लाइट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आज ही किया अरे वॉच होती है ना, वो डायरेक्ट कैमरे में डाल होता है कि नहीं होता है? आप कर क्या रहे हो? जो सन की रेज वहां से यूं आ रही है, आपने इसको यूं टकराया, अथड़ाया और ये थोड़ा एंगल पे किया, वहां पहुंच जाता है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? वहां पे आप लाइट को रिफ्लेक्ट, मतलब आप लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है प्लस मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो सर फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी हल्का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ तो समझ। रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, तब भी लाइट डायरेक्शन चेंज होगा, पर वहां पर मीडियम भी चेंज होगा। कैसे? समझो। मान लो, इमेजिन करो कि भाई पानी में पूरी रात डूब गया। पूरी रात को ढूंढने के लिए राज ने यहाँ से, डूबती नहीं आ रही बेटा, इतना ही भावुक नहीं है राज, ठीक है? उसने एक टॉर्च क्या ली, एक टॉर्च ली, यहाँ से टॉर्च फायर की पानी के अंदर, तो ये टॉर्च की लाइट गई, समझ रहे हो? करेक्ट है। अब ये कौन सा मीडियम है? ऑब्वियसली हवा। अब वो लाइट जो है वो हवा से कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी, तो अब वाटर में गई। अरे यस और नो? तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है ना, तब भी लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो इधर से इधर मुड़ जाएगी। पर ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। वेन एवर लाइट चेंजेस इस डायरेक्शन while going from one medium to another medium, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? दोनों में विल चेंज द डायरेक्शन, बट फर्क क्या है? मीडियम सेम रहता है। तो इन रिफ्लेक्शन लाइट चेंजेस द डायरेक्शन बट द मीडियम रिमेन सेम, हवा का हवा। करेक्ट है। और व्हाट इज रिफ्रैक्शन? लाइट चेंज द डायरेक्शन, वो मैं डीप में समझाऊंगा, बट इट ऑल्सो चेंज द मीडियम, बस। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, लेक और फ्रैक, इसका फर्क है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन कौन करेगा? रिफ्लेक्शन एक पॉलिश्ड सरफेस करेगा। वो पॉलिश सरफेस कोई भी हो सकता है, वो एक टाइल्स हो सकती है, ठीक है ना? वो पानी हो सकता है, पानी भी हमको चेहरा दिखता है, ऊपर से बढ़िया पॉलिश होता है, ठीक है? वो कांच हो सकता है हमारा, वो कांच प्लेन हो सकता है, वो कांच मुड़ा हुआ हो सकता है, स्फेरिकल, कर्व्ड, कोई भी हो सकता है, पॉलिश होना चाहिए। अगर पॉलिश सरफेस है तो क्या करेगा? वो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मीडियम को सेम टू सेम रखेगा, एयर का एयर, पानी का पानी, जो भी है। कितनी बार क्लियर हो गई? सो दिस फिनोमेना इन विच लाइट चेंज द डायरेक्शन बट द मीडियम रिमेन सेम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रिफ्लेक्शन करती है, तब लाइट जो होती है वो दो नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। अपने मन से वो नहीं जाएगी। आप ऐसे मत समझो कि लाइट सर यहां से आ रही है और टकरा के उधर जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं। लाइट को कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसको दो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। कहां पे? रिफ्लेक्शन पे। वो कौन से दो नियम है वो समझते हैं। तो आप पढ़ेंगे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम रिफ्लेक्शन का, ओके? नोट से मत देखो बेटा, बस सिर्फ यहाँ देखो, बुक में कुछ मत देखो, जो मैं समझा रहा हूँ डिटो नोट्स में मिल जाएगा। अभी यहाँ देखो सिर्फ, ये कौन है? इंसिडेंट रे। ये कौन है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। समझ गए? और ये आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये दिख रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ के ना? करेक्ट है। रिफ्लेक्शन जहां भी होगा, आई और आर हमेशा इक्वल, मतलब ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझो आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ, लाइट इस नियम से बंधी हुई है। ये नियम से भगवान ने लगाया कि जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे ऑब्लिकली गिरेगी, और अगर जहां पे गिरे, ये नॉर्मल हमने बना दिया, मान लो कि नॉर्मल इसका एंगल 30 है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो वो एंगल 80 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहां पे एंगल 30 हो। बात समझ में आई? ये हर जगह फॉलो होता है, जहां रिफ्लेक्शन है वहां फॉलो होता है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखो मैं दिखाऊं, ये रिफ्लेक्शन है। लाइट आई, एयर से आई, टकराई, थोड़ा बहुत इसने लाइट को एब्जॉर्ब भी किया होगा, थोड़ा बहुत इसने लाइट को एब्जॉर्ब भी किया होगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी किया। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो लाइट आई, टकराई, और टकरा के थोड़ी कुछ इधर गई, कोई लाइट इधर भी गई, कोई लाइट उधर भी गई, उसने डायरेक्शन चेंज की गई नहीं की, रिफ्लेक्शन।
तो हमको ये जो चीजें दिखती हैं अभी हवा में, ये सब दिख रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इमेजिन करो लाइट बोले कि अब से मैं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती, आपको चीजें दिखना ही बंद हो जाएगी। अगर लाइट बोले कि मैं तो अब से डायरेक्शन चेंज करूंगी नहीं, भले पॉलिश हो के ना हो, हमको वो चीज दिखेगी भी नहीं थी। सो व्हाई आर वी एबल टू सी द थिंग्स ऑल अराउंड अस? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर अगर वो चीज सच में है तो जो अंधेरा है तब भी दिखनी चाहिए, तब लाइट नहीं है ना। जैसे लाइट आती है टकराती है, वो लाइट को डायरेक्शन चेंज करता है और हमको वो चीजें दिख जाती है ऑटोमेटिक। बात समझ में आई? और जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो अब से जब मैं बोलूँ रिफ्लेक्शन माइंड में क्या आना चाहिए? पॉलिश्ड, टेढ़ा गिर रहा है और मीडियम सेम है। समझ गए? अरे यस और नो? ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर आई और आर हमेशा इक्वल ही होंगे। लाइट इस नियम से बंधी हुई है, तो उसको फिक्स 30 वाली लाइन पे ही जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात समझते हैं, उसे समझ। सो इट्स लाइक दिस। ये दो लोग यहाँ पे चाहिए, ठीक है बना। दो दो पेन लेके आओ, 3 पेन लेके आओ। ले आ रही है, बस एक है। 3 लेके आ जाए, पतली पतली लेके आना। हाँ, इसाने फोटो वाले, ठीक है ओके। इनके मुंह पास है। हाँ बाबू ऐसे हाथ रख दो सीधा सीधा। ये प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस, ठीक है। हाँ बाबू थोड़ा सा आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ फिर काम इधर आएगा। रनिश तू पीछे इसको, वही का जाओ। पीछे 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 आ जा। हाँ खड़ा है, थोड़ा आगे। यहाँ पे उस दिख रहा है ना उनको? देख दिख रहा है, ठीक है। रनिश इसको पकड़, इसको ऊपर रख। ये नॉर्मल है, क्या है ये? नॉर्मल, ठीक है। ये है इंसिडेंट है। मैंने ऐसे क्या मारी? लेजर लाइट। ये मिरर है, प्लेन सरफेस, लाइट टकराई, इंसिडेंट, करेक्ट है। ये मान लो कि एंगल 30 है, तो जब ये लाइट वापस से टकरा के निकलेगी तो एंगल कितना होगा? 30। यहाँ पे 3 लाइन है, ये वाली आई आर इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये आर आर रिफ्लेक्टेड है। तो सर देखो समझना, अगर मैं एक पेपर लेके आऊं, क्या लेके आऊं? पेपर, ठीक है। सो इसको मुझे समझाने के लिए रनिश इसको भी पकड़, हल्का सा पकड़ना, ठीक है। सो मैं अगर एक पेपर लेके आऊं, मुझे एक पेपर देना, फाड़ के हल्का सा एक्चुअली फाड़ के दे। एक मिनट थोड़ा आराम से, एक इतना सा फाड़ के दो, इतना सा मुझे कुछ समझाना है आपको। अरे सर वो वाला ले लो फिर रखो। प्लेन मिरर, हाँ ठीक है। ये पकड़ नॉर्मल, थोड़ा नीचे बेटा। अपन जा रहे बेटा, अपन चंद्रयान पे नहीं जा रहे हैं दिख रहा है हमको? हाँ ठीक है। देखो ये नॉर्मल, पैनिश ये पकड़ ले, ये आई, ये आर आर और ये आर आर आर। हाँ पीछे से सही पकड़ना, ओके। ये 3 इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अरे भाई हाँ तू ऐसे बोल के वो गिरे नहीं, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखना, ये तीनों है। अगर मैं एक पेपर लेके आऊं और यहाँ रखूं, तो ये तीनों लाइन एक ही पेपर में आएंगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। तीनों, अगर मैं एक पेपर, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो अगर मैं, अब समझना इसको, ठीक है। तो देखो अगर लाइट, इसको पकड़ दे, यहाँ पकड़। अगर लाइट यहां से आ रही है तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा, इसको एक ही पेपर में आना है। इमेजिन करो लाइट को मैं यहां से लेके आऊं, ऐसे ऐसे रखना, वहीं रखना बस। अगर मैं इंसिडेंट यहां से लेके आऊं तो रिफ्लेक्टेड रे को भी घूम के इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक ही पेपर में आना है। आप समझ रहे हो? कभी ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसे है और रिफ्लेक्टेड इधर है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस और नो? तीनों लाइन जो होती है वो सेम प्लेन में आती है। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? ये फंडा समझ में आया आपको? ऑल द 3 मैटर, ऑल द 3 लाइन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक सेम प्लेन में आएगी, मतलब यहां से है ये नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसे निकल जाएगी रिफ्लेक्टेड, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? अगर देखो ये हर जगह लागू होता है। अगर मैं इसको ऐसे भी लेके आ जाऊं, है ना, इसी तरह इमेजिन करो कि अब मैं लाइट
लाइट को मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, ऐसे, ओके, इस तरफ मेरा प्लेन है यहाँ से, तो जो नॉर्मल होगा और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो तीनों अगेन ऐसे सेट हो जाएंगे कि तीनों इस पेपर में ही आते हो, कोई भी एक लाइन ये पेपर छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। और क्या बोलते हैं पेपर को, एक प्लेन बोलते हैं, 2D सरफेस, यस और नो? ये दो लोग फॉलो करने पड़ेंगे इसको, लाइट की मजबूरी है, इसको दो लोग फॉलो करने पड़ते हैं, एक I इज इक्वल टू R और एक तीनों लाइन को सेम ही इसको प्लेन में रखना पड़ता है। पकड़, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज angle of incidence is equal to angle of reflection, and second, incident ray RR and normal, incident ray, reflected ray, normal, all lies in the same plane। ये आपको सेम प्लेन का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अपन एक वो डब्बा में वो लेजर लाइट पड़ी इसके पास में, लेके आना, इस बार क्यों तो ठोक के लेके आना, तो पापा को भेज। हाँ बस एक लगानी लेजर लाइट, फिर अपन एक दिन एक लेक्चर उसी का रखेंगे, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ क्या ना, करेक्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये दो लोग फॉलो, कहाँ पे? रिफ्लेक्शन। और भले ही ये मिरर सीधा हो मुड़ा हुआ हो, ये दोनों लॉ हर जगह फॉलो होंगे। जहां भी रिफ्लेक्शन है सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, मैंने ये समझाने के लिए हेल्प प्लेन मिरर के लिए है, पर अगर मैं मिरर को इसकी बजाय ऐसे मोड़ दूं और यहां से पॉलिश मार दूं तब भी ये लॉ फॉलो होगा, तब भी तीनों लाइन एक ही प्लेन पेपर में आएगी, ऐसे वो आपस में गोठवी जाएगी और I और R भी इक्वल हो जाएंगे, भले वो कोई भी सरफेस कर रहा हो रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है रिफ्लेक्शन। अब डेफिनेशन मन से बनाना, कैसे बनाओगे तो साथ में रिपीट करना। यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली, ऐसे टेढ़ी गिरनी चाहिए। सीधे सर को सीधी गिरी तो क्या होगा समझना, देखो सीधी गिरी तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। देखना दिक्कत क्या होता है, मान लो कि अभी भाई मैं मान लो कि हमें रहने से मस्ती सूझती है कि चलो ऑब्लिकली सीधी लाइट मारता बिल्कुल स्ट्रेट, तो कुछ नहीं होगा, सीधी मारोगे टकरा के ऐसे आई थी वापस से ऐसे निकल जाएगी, तो आपको फिर वो I और R दिखेंगे नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे आई और ऐसे आई तो आपको लगेगा एक ही लाइन है, आपको थोड़ा सा उसको ही मोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो कुछ एंगल बनाएगी ना। देखो अगर आप ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट, अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे कर दोगे तो एंगल कितना हो गया? 0। अरे हाँ क्या ना, तो अगर I 0 तो R भी कितना? 0, तो बस वो सीधा रहेगा फिर, तो आपको वो दो लाइन दिखेगी नहीं, आपको थोड़ा सा उसको ऑब्लिक करना पड़ेगा, करेक्ट है? और सर्फेस कौन सा होना चाहिए? पॉलिश्ड, ठीक है? तो तब क्या रहेगा? मीडियम सेम रहेगा। मीडियम चेंज हो गया तो फिर क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो अभी मीडियम चेंज नहीं करना, मीडियम सेम रखना, तो सर्फेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड, क्लियर है? ठीक है, अब समझता और आपसे बोलता है व्हेनेवर अ लाइट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली टेढ़ी on a polished surface after striking it changes its direction, this phenomena of change of direction is known as reflection। ये जो उसने डायरेक्शन चेंज की ना, बस इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का पूरा कंसेप्ट माइंड में समझ में आ गया? ठीक है, और दो लोग समझ में आ गए, दो नियम कौन से फॉलो करना, लाइट की मजबूरी है, करना ही पड़ेंगे उसको, ठीक है? अब सर रिफ्लेक्शन कौन कौन कर सकता है? कोई भी सर्फेस जो पॉलिश्ड है, करेक्ट है? हम यहाँ इस अपने कोर्स में 3 टाइप के ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे जो पॉलिश्ड है। पहला है प्लेन मिरर, जो वहाँ घरेलू कांच है। 3 कांच लेंगे, कौन सा कांच लेंगे? एक तो घरेलू कांच जो घर पे होता है, प्लेन मिरर, और 2 लेंगे स्फेरिकल मिरर, मुड़े हुए, उसमें से एक को बोलेंगे कॉनकेव, एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं सर, और टाइल्स कैसे करता है रिफ्लेक्शन, और सर ये दीवार मुझे दिख रही है तो दीवार भी कर रही है ना, हाँ ये कैसे कर रही है रिफ्लेक्शन, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन बहुत चीजें कर सकती है, पर हम केवल कितनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन डिटेल में? 3, प्लेन मिरर, घर वाला कांच, 2 मुड़े हुए मिरर, उसमें से 2 कौन से हैं? एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लेन मिरर, सो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, अब वो पढ़ेंगे, क्लियर है? अब ये जो लॉ पढ़े ये सब पे लागू होता है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ फटाफट। नेत्रा प्रियंका क्लियर है?
क्लियर एकदम? ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ना व्हाट इज द प्लेन मिरर हमने देखा हुआ सीधा, और उसको ड्रॉ कैसे करता है प्लेन मिरर को? एक सीधी लाइन से, और जिस तरफ पॉलिश है उधर उधर क्या बनाते हैं अपन? ऐसी लाइन बनाते हैं, मतलब यहाँ पे पॉलिश है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझे? देखो हमारा पता है इस चैप्टर में हम क्या चीज कर देखने वाला, क्या करने वाला है? हम क्या करेंगे, कांच के सामने, जब मैं कांच बोलूँ तो या तो प्लेन या फिर मुड़ा हुआ, उसके सामने एक चीज को खड़ी कर देंगे, उस चीज को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कांच में अगर आप अपना चेहरा देख रहे हो तो आप तो हो ऑब्जेक्ट, और आपकी जो फोटो बन रही है अंदर वो है इमेज। बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? बात समझ में आई? क्या बोलो तो आप क्या हो कांच के लिए ऑब्जेक्ट, और आपकी जो अंदर फोटो दिख रही है आपको वो क्या कहलाती है? इमेज। ठीक है, हमको वही पढ़ना है। अच्छा मैं अब आपको समझाता हूं। आप लोग ना चम्मच देखा होगा, तो चम्मच में जब आप मुंह देखते हो कभी दिखता है उल्टा, कभी सीधा दिखता है। चम्मच इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सोचो, आप नोट करो, अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप चेंज करते हो, अगर ऐसे करते हो तो उल्टा, यूं करते हो तो सीधा। मींस कोई भी सरफेस का शेप डिसाइड करेगा कि आपकी फोटो बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, कि आपकी जितनी उतनी बनेगी। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें पता है, वो जो अंदर फोटो बन रही है ना, वो कैसे बन रही है? क्या ऑब्जेक्ट तो हाथी है, दिख रहा है चींटी है, चींटी दिख रहा है, हाथी जितनी बड़ी। हमको इमेज का नेचर समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमको क्या पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है मिरर के सामने, उसकी जो इमेज बन रही है अंदर की ओर, वो इमेज कैसे बन रही है? क्या वो उल्टी बन रही है कि सीधी बन रही है? क्या वो बड़ी बन रही है कि छोटी सी बन रही है? समझे? तो हम क्या करने वाले हैं कि एक कांच लेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर लेते हैं। मान लो कि इस बार हम खड़ा कर देते हैं अपनी रानी को, तो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट, ये रानी देवी, ये कांच से कितनी दूर है? हमारे कांच से डी डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोटो बनेगी, करेक्ट है? आपके सेवंथ में चैप्टर था पता है? सर 7 नहीं 8 में था। 8 में, आपने ही बढ़ाया था। 8 में भी था पर 7 में भी था। 7 में डीप में था। नहीं सर, नहीं पता नहीं पढ़ा किसने सर था? मैंने पढ़ाया था तुम्हें क्लास को, ऑनलाइन पढ़ाया था, मुझे याद है, मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराए थे। हाँ सर याद है। उसमें ये सब चीजें, वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है सर, पर स्वाति मैम ने बताया तो पता ही नहीं चलता है। पहले ही जरा रिफ्लेक्शन क्या होता है यार, इसको खड़ा कर दीजिए, फ्रंट को खड़ा कर दीजिए। पहले वाले जो ने बेटा ऐसा है कि ऐसा ही होगा, इसलिए अपने सर पढ़ने उसके यार पता नहीं उसके जो बोलने आए। अभी हम इमेज के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना है अपन को। नहीं जब क्या जो देगी ना थोड़ा सा से करना। वो तो लाइट बंद कर, अभी 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 रुक जाओ, मैं बोलूँ तो वहाँ करना। पहले समझो, हमारा मेन आपको समझ रहे हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं? कांच, अलग अलग शेप के कांच लेंगे और उसके अंदर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है। तो इमेज जो आपकी जो फोटो बनती है कांच के अंदर, जो आप बाल बनाते हो ऐसे या फिर चोटी बनाते, जो भी बनाते हो, ठीक है? अब देखो बेटा, इमेज के टाइप, पहला टाइप होता है इमेज या तो वर्चुअल होगी या रियल होगी। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज?
वो समझा। देखो अभी लाइट बंद करो, थिएटर मोड करो, लाइट बंद, अभी कैमरा मोड दे दो, थोड़ा सा ही होगा। नाउ लुक एट दिस पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है एक मोमबत्ती, ये स्क्रीन है, स्क्रीन कैन बी एनी पेपर ऑल्सो। अरे हाँ के ना, अरे समझ रहे हो? ठीक है, ये कांच है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन है। मुझे बताओ क्या इसकी फोटो यहाँ बन रही है? लाइट दिख रही है पर फोटो बन रही है क्या यहाँ पे? नहीं ना, सही बात है। जरा यहाँ देखो, यहाँ भी साइड में मिरर रखा हुआ है, आप देखो ये कांच, ये पेपर ही है, ये मोमबत्ती है, क्या मोमबत्ती की फोटो तो बन रही है? ऐसी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे आ सके। आपने पता वो किया होगा, पता वो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, पता सूरज कैसे वो पॉइंट किया होगा, तो आपको जो पता वो पॉइंट दिखता है, वो पॉइंट ऐसे कुछ नहीं, वो सन की छोटी सी इमेज है, वो एक्चुअल में सन की फोटो है। वो फोटो किससे बनती है ना, हम पेपर पे लाते हैं ऐसे, यस और नो। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे आ सके वो कहलाती है रियल इमेज, और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं आ सके वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल के लिए हम जब खड़े रहते हैं कांच के आगे, आप कांच के पीछे कोई पेपर रखो, आपकी आपकी फोटो का कांच उस पेपर बन जाएगी क्या? नहीं, आप अंदर कुछ है, उसको आप पेपर पे ले नहीं सकते। यस और नो, एक तरह से भूतिया इमेज है, रियल नहीं है, बस है पर नहीं है, अंदर कुछ है पर नहीं है, ऐसा लगता है। तो एनी इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज, एनी इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो हमारी जो फोटो बनती है ना प्लेन मिरर में, वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बड़ी इमेज की कि अगर मिरर प्लेन है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये बात समझ में आ गई? अरे वही तो समझा रहा हूँ भाई, रामायण खत्म हुई तो सीता कौन थी? मैंने बोला ये फोटो, इसकी फोटो ये पेपर पे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो वो इमेज जो स्क्रीन पे आ सके उसको बोलते हैं रियल। और हम जब खड़े थे कांच के आगे तो क्या हमारी फोटो कांच में आती है? अंदर दिखता है पर क्या वो पेपर पे आ सकती है? अब उसके पीछे एक पेपर खड़ा कर दो, आप कितने आगे पीछे हो, क्या उस पेपर की फोटो आएगी? ये वो भी तो एक इमेज ही है ना, क्या वो स्क्रीन पे आ रही है? क्या वो उस पेपर पे आ रही है? नहीं ना। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। पहली बात तो ये। अरे यस और नो? यस सर। देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बढ़िया एग्जांपल देखो। जरा इसको देखो, ये ऑब्जेक्ट, अभी इन्होंने यहाँ पे लेंस लिया है, कोई बात नहीं, पर हम इमेज समझ सकते हैं। देखो ये मेरे, इसका जो फोटो है आपको ये दीवार पर दिख रहा है, पीछे दीवार है, देखो मतलब रियल में एक इमेज है, इसकी इसी का फोटो है ये। यस और नो? उसको स्क्रीन पे, तो जो भी स्क्रीन पे आ गया वो क्या कहलाता है? रियल इमेज। जरा यहाँ पे देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो, लुक एट दिस पार्ट, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोमबत्ती है, अगेन इसके हाथ में जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो दिखेगा नहीं, वो लेंस है। आप देखो ये लेंस के, देखो इसके हाथ के ऊपर ये फोटो बन रहा है, मतलब ये जो कांच के अंदर ही दिख रहा है, पीछे जो दीवार है, जो पीछे जो व्हाइट कलर की दीवार है इसके, उस पर फोटो नहीं आएगी। तो ये वाली जो इमेज है, देखो जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे दीवार पे आ रही कि नहीं आ रही इमेज? यस और नो? अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो बस ऐसे, तो ये है रियल और वो है वर्चुअल। क्लियर है? तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। एक इमेज होती है, जरा यहां देखो, ये सेम खिलौना है पर सेम खिलौना अलग अलग तरह के मिरर के सामने है। एक बार इसको देखो, ये इतना सा है, इसमें बड़ा दिख रहा है हाइट, ओके। ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है तो बोलते हैं एनलार्ज इमेज। क्या बोलते हैं? एनलार्ज। अच्छा अब जरा यहां देखो, इस वाले में देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी दिख रही है। सर ये कब छोटी दिखेगी? अगेन इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिरर, मिरर कैसा है, ठीक है? अरे हाँ क्या ना? तो कुछ मिरर ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ी कर देंगे, कुछ मिरर साइज को छोटी, साइज छोटी तो बोलेंगे डिमिनिश। क्या बोलेंगे? तो इमेज कैसी होती है? साइज की बात करो, तीन तरह की साइज होगी। एक सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी फोटो बन रही है। दूसरा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे भी बड़ी इमेज, एनलार्ज इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटी तो डिमिनिश। तो तीन वेराइटी है इमेज। अब ये होता है प्लेन मिरर में, जब आप सामने खड़े रहते हो बाल बनाने के लिए, तो ऐसा होता है कि आप खड़े हो, आपको इतना बड़ा मुंह दिख रहा है? नहीं। आप खड़े हो, आपको मुंह छोटू सा दिख रहा है? नहीं, वो सेम साइज का दिखता है। प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल होगी और साइज कैसी होगी? सेम।
द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल। साइज जितनी हाइट है आपको उतना ही दिखेगा। यस और नो? यस। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई किसकी? प्लेन मिरर की। जब उस पर, अरे ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ऐसा, क्या आपको मुंह बड़ा दिखता है कांच में? नहीं, उसी साइज का दिखता है। प्लेन ऐसा हर बार नहीं होगा। हम जब मिरर चेंज करेंगे ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अभी हम प्लेन मिरर को पढ़ रहे हैं, समझ गए? ये दूसरी प्रॉपर्टी किसकी? प्लेन मिरर की। ठीक है। प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी है कि वो इमेज को लेटरली इन्वर्ट कर देती है ना। व्हाट इज लेटरली इन्वर्जन? जी। तो मैं समझाता हूं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। बना से खड़े हो जाओ। फिलहाल के लिए मानो कि बापू है, वो बीच में कांच है। सब वर्चुअल में लिखा। देखो सुनो, रियल इमेज है पागल, स्क्रीन पे बन रहा हाँ है। वो रियल। हाँ, अब सुनो, अच्छा रियल लिखिए। अपन जो देखा प्रोजेक्ट वो रियल इमेज है। अब ध्यान सुनना, बीच में कांच है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हूँ। मेरी फोटो मुझे ऐसी दिखेगी, ऐसे ऐसे दिखेगा ना? ओके, ध्यान से देखना। अगर कांच में मैं ये हाथ उठाऊं तो कौन सा हाथ खड़ा होगा? इमेज का। ये करेक्ट है? ओके। अब सुन, एक मिनट रुकना। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट से पूछो कौन सा हैंड है ये? ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा है? राइट। राइट। इमेज का कौन सा है? लेफ्ट। कांच क्या करता है? कांच ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन राइट को बना, मतलब ये क्या है? अगर इधर देखूं, इधर क्या है? राइट। राइट को बना देगा लेफ्ट, लेफ्ट को बना देगा राइट। इसको लेटरल इन्वर्जन। So, क्या करता है? मिरर, जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज को लेटरली इन्वर्ट कर देगा। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट है, उसको यू खड़ा कर देगा उसके सामने। उसमें इतनी पावर है। तो ऐसे ही होता है ना, कैसे खड़ा होता है कि हम यूं खड़े होते हैं और हमको हमारे पीछे के बाल दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, हमको चेहरा दिखता है ऐसे। तो समझे ये क्या होता है? व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट। तो प्लेन मिरर की तीसरी प्रॉपर्टी लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? डन। ठीक, अब बैठ। अब लाइट थिएटर मोड ऑफ। वो फोन लो ना। पहली इमेज वर्चुअल थी, रियल थी, वो समझ लिया क्या होता है वर्चुअल रियल। ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। फिर दूसरा क्या टाइप था इमेज का? तीन हो सकती है, या तो सेम साइज, इमेज की साइज सेम हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, या फिर एनलार्ज हो, ऑब्जेक्ट से बड़ी, या फिर डिमिनिश। ये तीन पॉसिबिलिटी है। सही है। प्लेन क्या करता है? साइज को सेम, भले आप कितना दूर, साइज आपकी सही भी रहेगी, सेम साइज की इमेज फॉर्म करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की क्या होगी? वो इमेज को लेटरली इन्वर्ट, तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। राइट बन जाता है लेफ्ट, लेफ्ट बन जाता है राइट। इसीलिए जब हम, अगर आप बी को रखोगे कांच के आगे तो आपको बी ऐसा दिखेगा, क्योंकि कांच, देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? देखो ये है राइट, ये है लेफ्ट। अरे हाँ के ना, तो राइट क्या बन जाएगा? लेफ्ट, और लेफ्ट क्या बन जाएगा? राइट। वो उसको यू पलट देगा ऐसे, लाइक दैट। देखो ऐसे है ना, तो वो ऐसे कर देगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है किसकी? इमेज की। ये सब हम इमेज के गुण पढ़ रहे हैं। ये गुण किसके हैं? ये सब इमेज के गुण है। कहाँ गया दोस्तों? ये सब इमेज के गुण पढ़ रहे हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट मान लो कि 1 मीटर की दूरी पे है मिरर से, रानी 1 मीटर दूरी पे। तो आपको भी ट्राई करना है एक बार। ऐसा कॉनकेव में नहीं होगा, कॉनकेव में तो उल्टा होगा। पास में आओगे, जितना दूर जाओगे उतना इमेज पास में बनेगी, और जितना दूर पास जाओगे उतना इमेज दूर बनेगी। उसमें उल्टा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेज कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये डिपेंड किस पे करता है? कांच के शेप पर। अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। कभी आप ट्राई करना। आप अभी देखो, मैं खड़ा हूं तो मैं लेटे देख सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कांच में उतना ही दूर हूँ, पीछे बन रही है मेरी फोटो, जितना मैं यहाँ से हूँ। अब कांच में जितना जाओगे ना पीछे, आपको लगेगा हाँ आप भी पीछे जा रहे हो उल्टा।
यस और नो? इस बार कभी ऑब्जर्व करना प्लेन मिरर को खड़े होके, सामने खड़े हो ना, फिर देखना आप अगर कांच के इतना नजदीक हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज भी आपकी उतनी नजदीक है, फिर थोड़ा पीछे जाना होगा, हाँ वो इमेज दूर जा रही है। मीन्स कांच मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी इमेज की होगी किससे? मिरर, मिरर से सेम। तो अगर रानी का ये रियल वाली रानी है, ये अगर मिरर से 1 मीटर की दूरी पे, तो इसकी जो फोटो बनेगी अंदर इमेज, वो भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज आर इक्वल। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम लिखेंगे यू से। किससे लिखेंगे? यू से। और इमेज की मिरर से डिस्टेंस कहलाती है इमेज डिस्टेंस, जिसे हम वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? u इज इक्वल टू वी, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी किसकी? प्लेन मिरर। समझ गए? तो क्या प्रॉपर्टी है? वर्चुअल फॉर्म होती है इमेज, साइज सेम रहती है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम रहता है। ये बात समझ में आएगी। ये 4 प्रॉपर्टी है जब भी लाइट किस पे गिरती है? एक प्लेन मिरर पे गिरती है तब। ठीक है, लेट मी सी, एक मिनट। ओके, हाँ बोल। और जैसे हम चेंजिंग रूम में जाते हैं, वहाँ कांच होता है ना, तो उसमें फिर बहुत सारे अंदर यूनिट। अरे बेटा वो सब अभी मैं तू तो नर्सरी वाले बच्चे को बोलेगा बेटा कि चल इंटीग्रेशन डिफरेंस सब पढ़, साइन थीटा थीटा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आपको एक ही सलाह रहेगी, सिंपल चीजों पे फंडा लगाओ तो सब समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर आपको उतना ही कॉम्प्लेक्स में सोचना पड़ेगा, फिर 10 नियम लगेंगे। ठीक है, इसलिए अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी लेट अस कीप देम सिंपल। जैसा आप तो गियर काट लिया ओके, ये काटियो हट कर रही है क्या जगह तो ये कितनी सीट बंद करना नहीं अरे उनके पास वीडियो ना पास करो आज जो ईमेल देना ओ एक तो करो बस वन में फोटो नहीं होता तो कॉन्टेक्ट अभी वो दिख जाएगा बस। ये पर्दा बंद कर दो, इधर घुमा, ये इधर घुमा। ओके, लुक एट दिस इमेज। आ जा रहे हैं। अच्छा दिख रहा है पीछे मिरर है। डार्क नहीं ओके, दिख रहा है सही से? डार्क नहीं दिख तो रहा है ना उसको सही से? हाँ, देखो ये मिरर है पीछे, ये रियल वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये उसकी फोटो है। ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज कैसी बन रही है? उल्टी, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, हम जब खड़े होते कांच के आगे तो ऐसा होता है कि मुंडी ऊपर और हमारा ऐसा होता है कुछ नहीं। तो मुंडी ऊपर तो हमारा उसमें भी मुंडी ऊपर ही होती है, मतलब सीधी बनती है ना फोटो, उसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? तो इमेज की एक और प्रॉपर्टी, या तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी। आपने चम्मच में फोटो देखा होगा अपना, तो मुंह उल्टा बने मतलब इन्वर्टेड और सीधा बने मतलब इरेक्ट। करेक्ट है? ये बात समझ में आ गई? डन? हाँ सर अंकल। इसको ऑन कर देना राइट को। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? प्लेन मिरर के केस में इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इरेक्ट। वो इन्वर्टेड नहीं होती है, वो उल्टी नहीं होती है, वो सीधी होती है। करेक्ट है? ये 5 प्रॉपर्टी है इमेज की जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्लेन मिरर के आगे। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर एक प्लेन मिरर के आगे अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी जो फोटो बनेगी इमेज, उसकी ये 5 प्रॉपर्टी है। वर्चुअल, स्क्रीन पे बनने वाली नहीं है, सेम साइज की, जितने बड़े आप हो आपको फोटो उतनी बड़ी दिखेगी, है ना। लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट बन जाएगा राइट, राइट बन जाएगा लेफ्ट।
यू और वी इक्वल, यू और वी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितना दूर है कांच से, आपको इमेज भी कांच के उतनी ही पीछे दिखी, करेक्ट है। ओके, और फिफ्थ ऑब्जेक्ट इमेज सीधी बनती है। ये प्लेन मिरर है, मैं अब मिरर चेंज करने वाला हूँ, कॉन्वेक्स कॉन्केव, वहां पर प्रॉपर्टी पूरी चेंज। सर ये यस और नो, इतना क्लियर? हाँ बोल, क्या हुआ? क्वेश्चन कितने मार्क्स में है? वो पता नहीं, 2 मार्क में आ सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर, है ना। ये 5 मिनट में ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। यहां तक भाई कोई दिक्कत है मुझे बोलो फटाफट, इसमें तो इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, क्या होता है स्फेरिकल मिरर वो देखिए। प्रियंका नेत्रा बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, मतलब अब मिरर का जो सरफेस है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है, मुड़ा हुआ। मुड़े हुए मिरर को हम बोलते हैं कर्व्ड मिरर। तो बेटा बेसिकली मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर बिल्कुल चपटा, जो कि हमारा खुद का कांच होता है, एक होता है कर्व्ड मिरर, मुड़े हुए। कर्व्ड मिरर मुड़े हुए, सर मुड़े हुए कैसे हो सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं यू 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 बना दूं और यहाँ पॉलिश मार दूं, ऐसे 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 ऐसे, तो यहां से पॉलिश और यहां से रिफ्लेक्टिंग। मैं जैसा चाहूं वैसा शेप दे सकता हूं मिरर को, जैसा शेप होगा उसकी इमेज की प्रॉपर्टी भी वैसी ही आएगी, करेक्ट है। अब सर फिर तो सर कर्व्ड मिरर कितने तरह के होते हैं, जितना जैसा आप शेप दो वैसा कर्व्ड मिरर। अरे हाँ के ना, आप शेप ऐसा दे दो, ये भी कर्व्ड मिरर है, आपकी मर्जी। अरे ये छोड़ लो, ये सब आपकी मर्जी है, भाई फैक्ट्री में बनाना है, हमारा क्या जा रहा है। अरे हाँ क्या ना, तो कहने का अर्थ है हम जैसा चाहे वैसा शेप का कर्व मिरर बना सकते हैं, पर हमको 10th क्लास में केवल 2 ही शेप पढ़ने हैं, ठीक है, वो है कॉनकेव शेप और, मतलब हमको सिर्फ कर्व्ड में, कर्व मतलब मुड़ा हुआ शेप होगा, कर्व्ड में भी अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है, उस वैरायटी में से एक वैरायटी पढ़नी है स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल मिरर कर्व मिरर होंगे, मुड़े हुए होंगे, पर उनका शेप इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सिंपल शेप होगा, एक सी शेप बनेगा। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कर्व्ड मिरर, तो 2 तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। अगेन ये मिरर है, लेंस नहीं है, मतलब एक साइड पे तो पॉलिश की होगी और एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्ट करेगी, जिस तरह अपना मुंह दे सकते हो, क्लियर है। सो स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात समझ में आ रही है? वन इज कॉनकेव, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब सर कैसे फर्क कैसे महसूस करेंगे, तो सर पहले बनते कैसे और नाम स्फेरिकल क्यों दिया है? अब मुझे डोंट डिस्टर्ब, जस्ट अब थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, मुझे यहाँ पे आई कैन नॉट शो यू, बस वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक कांच की बॉल है, खोखला खोखला है अंदर से, अपनी बॉल नहीं होती है, अपनी जो बॉल होती है अंदर खोखली होती है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है वही तो सिर्फ रबड़ की होती है, बाकी अंदर से खाली होता है। फुटबॉल ऐसे ही तो होता है ना, ये जो एक खोखला बॉल है पर बना कांच से है, ऊपर किससे बना हुआ है, अंदर से खोखला, एक स्फीयर है, हो रहा है, हुआ इमेजिन। अब उस, आप उस बॉल में से उसका इतना इतना भाग काट के ले लो, लाइक दैट, एक पूरा बॉल है ऐसे, ठीक है, आपने उसका इतना इतना भाग काट के ले लिया ऐसे कांच, हो रहा है इमेजिन। अभी सोचो कि इसमें से आपको आर पार दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। अरे हाँ के ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कुछ और नहीं है ये, आप ऐसा इमेजिन करो उनको कि आपने एक स्फीयर बनाया है, क्या बनाया है, स्फीयर बनाया है कांच का, उसी में से एक टुकड़ा आपने काट के ले लिया स्फीयर का, तोड़ा नहीं है, ऐसे राउंड परफेक्ट काट के इस तरह का शेप लिया, समझ में आ गई बात। अब ये आगे पीछे पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब समझना, अगर आपने ये जो देखो, इसके 2 भाग है, एक तो भाग जो अंदर दबा हुआ है, अरे हाँ के ना, गुफा की तरह अंदर दबा हुआ भाग है ये वाला, अरे है कि नहीं अंदर दबा हुआ भाग, तो ये जो अंदर दबा हुआ भाग है ये वाला भाग, और एक है बाहर निकला हुआ भाग, सही है। अगर आप बाहर बाहर वाले पार्ट पे पॉलिश कर दो और अंदर वाले पार्ट को पॉलिश नहीं करो, बाहर वाले को पॉलिश कर दो,
जो बाहर बल्ज है, बाहर की ओर नहीं, उसको पॉलिश कर दो और अंदर पॉलिश मत करो। अब जो मिरर बनेगा उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? कुछ नहीं है, एक कांच का स्फीयर बनाते हैं, उसमें बढ़िया से उसको काट देते हैं। जब काटोगे तो क्या होगा, एक भाग तो अंदर दबा होगा और एक भाग बाहर निकला होगा। अगर बाहर की तरफ पॉलिश मार दोगे, फिर जो बनेगा मिरर वो क्या है? कॉनकेव। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश मार दोगे और बाहर वाले को वैसा का वैसा रखोगे तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। तो इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स कुछ नहीं है, ये स्फीयर से तो बने ना। अरे यस और नो, ये स्फीयर से ही बना है। एक वो कांच वाला स्फीयर, कांच वाली बॉल, अरे हाँ के ना। जैसे कि ये वाला भाग रबड़ की बॉल से बना है, मतलब कांच है ये, अरे हाँ के ना, करेक्ट है। इसीलिए इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम क्या सोच सकते हैं, वी कैन कंसीडर अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर एज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सही बात है। अरे हाँ के ना, कि मान लो कि स्फीयर है कांच का, उसमें से काट के हमने ले लिया, तो एक भाग अंदर की ओर दबा होगा, एक भाग बाहर की ओर होगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, तो शेप ऐसा होगा, ऐसे शेप होगा। तो आप एक ऐसे इमेजिन करो ना कि एक कांच की बॉल है, 3D बॉल है, ठीक है, और आपने इसको यहां से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो आपको एक ये शेप मिलेगा मुड़ा हुआ। आप इस शेप को लेके आए, ये कुछ नहीं है, उसी का पार्ट है। आपने बाहर की ओर पॉलिश कर दिया, तो ये पॉलिश सरफेस, और अंदर की ओर पॉलिश नहीं किया। अब जो बनेगा ये कॉनकेव मिरर। और अगर आपने एक भाग यहां से काट के लिया, ऐसे ये काट के लिया, इसको आप उठा के यहां लेके आए, अगेन एक भाग अंदर दबा हुआ, एक भाग बाहर। अब अपने अंदर वाले को पॉलिश कर दिया और बाहर वाले को रिफ्लेक्टिंग रखा, अब ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। बात समझ में आई? सिंपल, हम भी बना सकते हैं, बस वो मशीन चाहिए काटने के लिए। अरे हाँ के ना। सो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर क्या है, समझ गए? सो अब डेफिनेशन देखो, इफ द bulge part is polished and the curved part is reflecting, ये मुड़ा हुआ पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, ओके। सो इफ द bulge part is polished and the curved part is reflecting, that mirror is known as concave। if the bulge part, जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है, is reflecting and the curved मुड़ा हुआ पार्ट polished है, that mirror is known as convex। इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या है, समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो अभी तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ रहा धीरे धीरे। आपने कॉन्वेक्स में तो बहुत बार देखा होगा, हमारे तो बाहर वो चम्मच तो ठीक है, अब ये अपने तो बाहर भी लगा हुआ। अब बाहर जाओ, ये इसके अपने गेट, एंट्रेंस गेट पे सोसाइटी के, वो कॉन्वेक्स है। वो कॉन्वेक्स ही क्यों लगा, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। कांच नहीं, कांच नहीं, अरे भाई वो शेप तो वही है ना, भाई शेप की मिरर मिरर, ओके। यहां तक कॉन्वेक्स कॉनकेव और क्यों हम इनको स्फेरिकल का पार्ट मान सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं? तो वी कैन कंसिडर, क्योंकि देखो अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब मैं जो भी डेफिनेशन बताने वाला हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, वो सभी के लिए आपके माइंड में ये स्फीयर आना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ कि ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो आपको समझना ये पूरा स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर। अब सारी बातें स्फीयर के हिसाब से होगी। बात समझ में आई? यस और नो। तो थोड़ा सा मेंटली इमेजिन करना, ठीक है? तो अब तो ये छोटा है, इसको समझते हैं। मान लो कि ये है ऐसा, ये एक ऐसा ही होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, इस तरह के बल्ज, उभरा हुआ पार्ट और अंदर दबा हुआ पार्ट, सही है, ओके। क्या इमेजिन करना कि एक्चुअली ये पूरा स्फीयर है, समझ गए? अरे हाँ के ना, पूरा स्फीयर, ठीक है। अब मैं एक कुछ टर्म्स बताऊंगा आपको, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, इसके लिए ये स्फीयर माइंड में रखना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं पहले पोल को डिफाइन करूंगा। व्हाट इज अ पोल? देखो, कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है, हम अब हमारा पूरा फोकस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए होगा, ठीक है, समझ। सो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर,
देखो हर मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा ना, सीधी सी बात है। बस द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। इसका भी होगा बीच में यहाँ कहीं, अरे यहाँ के ना, उसे बोलते हैं, उसे 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 लिखते हैं पी से, किसे लिखते हैं, पी से। रिमेंबर पोल जो होता है वो मिरर के ऊपर ही आता है, उसको सेंटर तो ऊपर ही होगा ना, ऐसा क्या मिरर है ऐसा मुड़ा हुआ, सेंटर तो यही होगा ना कहीं बीच में, ऐसा इसके बीच में कहाँ आया पॉइंट, तो ये आया पॉइंट। तो पोल इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, इट लाइज ऑन द मिरर, मिरर के ऊपर ही आता है। क्लियर है? जैसे कि ये बॉल है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, अनुमान से यही होगा बीच में, ये पोल, खत्म, डन। ओके, पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर। क्लियर है? इट लाइज ऑन द मिरर। अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, उसको लिखते हैं कैपिटल सी से। क्या है ये पॉइंट, क्या है ये पॉइंट? अब आपको समझना पड़ेगा वो स्फीयर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। वी कैन, मैं ये मान सकता हूं कि एक्चुअल में पहले ये पूरा एक स्फीयर था, ऐसे ऐसे, सही बात है, पूरा एक स्फीयर था, उसी का एक पार्ट है ये, सही बात है। अरे हाँ के ना, रियल में तो हमने काट दिया, पर इमेजिन ये पूरा एक स्फीयर था, सही बात है। अब अगर ये स्फीयर है तो इसका सेंटर भी होगा स्फीयर का, हमने पढ़ा था 9th में, पता है वो स्फीयर का रेडियस, व्हाट इज रेडियस, सेंटर से बाउंड्री की दूरी। अरे हाँ के ना, जैसे कि भाई ये बॉल होती है, बॉल एक स्फीयर है, उसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में सेंटर होगा, हवा में क्या सेंटर होगा बीच में, और उस हवा से लेके बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। अरे हाँ के ना, करेक्ट है। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है ना, एक कांच है, ठीक है, और वो एक्चुअली बना किससे, एक स्फीयर से बना है। अब वो जिस भी स्फीयर से बना है उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बस वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, हिंदी समझ में आया, मतलब आया। क्या था, एक मिरर जो है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों क्या है, दोनों एक स्फीयर का पार्ट ही तो होते हैं, हाँ क्या ना, सही बात है। हमने उसको काट के अलग कर दिया है। वो जो स्फीयर है उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, बस वही सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, center of curvature is the center of the sphere whose part is the mirror। अब समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो सेंटर किसका है, स्फीयर का, जिसका मिरर क्या है, पार्ट। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर। समझ गए? एक्चुअल में वो स्फीयर का सेंटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं अब थोड़ा इमेजिन कर लूं, तो ये ऐसे एक मिरर है, तो स्फीयर ऐसा बड़ा सा बनेगा, इसका सेंटर कहीं बाहर ही होगा ना, अरे हाँ क्या ना, तो ये जो पॉइंट है, ये पोल ये रहा, पोल ये रहा, ठीक है, पोल यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे, क्योंकि ऐसा स्फीयर हो, राइट है, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज द मिरर, उसका पार्ट मिरर है। तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिरर के ऊपर आता है क्या? नहीं, वो बाहर आता है। यस और नो? देखिए लग रहा है, अरे हाँ क्या ना, क्लियर है। सो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताओ, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आर एस, और कॉन्वेक्स का ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अरे हाँ क्या ना, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही होता है कि नहीं होता है? क्यों, शेप ही ऐसा है, तो यहाँ के ना। और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या सेंटर की तरफ होता है? नहीं। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सही बात है। एंड फॉर द कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिखता ही है ना, इसमें क्या समझ, अरे हाँ के ना, रटने का नहीं, समझने का, हाँ के ना। यस सर। यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं बापू, देवांगी को नहीं, प्रियंका समझ में आया, नेत्रा आपको? ओके, अब हम डिफाइन करेंगे। सो रिमेंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट एंड इट डज नॉट लाइज ऑन द मिरर, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ना व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस?
अरे यस और नो, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करेंगे अपन। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? तो देखो अब हमको एक चीज मालूम पड़ गई है कि ये मिरर है, एक काम करते इसको यहीं ले लेते हैं। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ। अब अब हमारे पास में क्या है, पोल भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अब हम जानते हैं कि दो पॉइंट जब होते हैं तो हम एक लाइन बना सकते हैं आराम से, आगे ना। प्रिंसिपल एक्सिस कोई एरी गैरी लाइन नहीं है, वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होके जाती है। हम सब जानते हैं कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन जाती है, हाँ के ना। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट, पर दो पॉइंट है तो यूनिक, हाँ के ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल। ये जो लाइन दिखी आपको, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। सेम टू सेम फॉर कॉन्वेक्स ऑल्सो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन बनाई। A line joining center of curvature to pole is known as principal axis. That's it. So अगर आप इसको समझो, so ये जो मेरा हाथ है इसका सेंटर, ये पोल, ये पॉइंट पोल, ये पॉइंट इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इनको जोड़ने वाली लाइन वो हम ड्रॉ करेंगे। वो सच में मेरे के साथ में वो चिपकी नहीं होती है, कोई चोटी नहीं है कि हाँ परमानेंट वो साथ में घूमती रहेगी। तो हम इमेजिन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको इमेज समझनी है, ये सब हमने बनाया है। जब हम वो कांच बनाते तो उसके साथ में चिपका हुआ नहीं आता है परमानेंट फेविक्विक की तरह के सदियों का जोड़ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई बात समझ में आएगी? तो हमने कंसेप्ट डेवलप किया है। ये सभी कंसेप्ट डेवलप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमको पता है बहुत, देखो अभी आप वहां पे देखोगे, वो फोटो देखोगे, या फिर अगर आप बहुत सी लाइनें दिखेगी उधर, जब वो छोड़ो आपको मैम ने स्कूल में ऐसे फोटो बताए थे, यू ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की होगी, फिर ऐसे ऐसे किए, वो सब करने के लिए ये काम आने वाला है। क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स इमेज उल्टी बनाएंगे कि सीधी बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे कि छोटी बनाएंगे, है ना। ये सब डिपेंड किस पे करेगा कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है। तो ये सब डिस्टेंस बहुत मायने रखेगा यहाँ पे। अब देखना मैं सारे डायग्राम है ना स्केल के ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि आपने स्केल को यूज नहीं किया तो फिर मामला देखो, फिर वो आंसर एक्यूरेट नहीं मिलता है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे। तो अपन एक दिन लेक्चर रखेंगे अच्छे से इसका, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा फिलहाल, तो फिर लेक्चर करूंगा, एक दिन इस चैप्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे सर, तो आपको और बेटर समझ में आएगा ऐसा सच में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट जो टर्म मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं वो है फोकल पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। रिमेंबर, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ आर डिफरेंट थिंग्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले पढ़ा देता हूं, फिर पढ़ाऊंगा आपको फोकल पॉइंट के बारे में। मुझे बात बताओ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगी ना यार? अरे हाँ, कह रहा, so the distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature r। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझो। ये मेरा जो हाथ है, ये क्या है? पोल। इसके आगे यहाँ क्या पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनी, ये यहाँ पे देखो समझना। तो यहाँ पे तो पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन जोड़ा तो ये लाइन थोड़ी लंबी हुई ना, डिस्टेंस बिटवीन ये, बस ये जो लंबाई है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, बस ये क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आखिर में ये क्या हुआ? उस स्फीयर का रेडियस तो हुआ ना। अरे हाँ के ना, वो जो स्फीयर था उसी का रेडियस हुआ, सेंटर से बाउंड्री की दूरी। अरे हाँ के ना, इसलिए नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर और बाउंड्री के बीच की दूरी। क्लियर? और अगर मिरर की बात करें कैसे बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस ही है सर, किसमें निकालेंगे? मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। अरे आगे ना, कैसे निकालेंगे? तो भी माप के निकालो, और क्या, फीता लेके आओ मापो, किसने रोका है? अरे आगे ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? ये हो गया रेडियस। अब पढ़ा रहा हूँ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट के लिए वीडियो दिखना पड़ेगा। थिएटर मोड ऑन।
लेक्चर खत्म हुआ? तैयारी है। तैयारी है? वापस कर लूं? वापस कर दो। नेत्रा आप रहेंगे और वापस ज्वाइन करो, ठीक है? ऑन। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 3 लेजर लाइट दिख रही है आपको। अब ये तीनों लाइन पैरेलल है, बहुत जरूरी है पैरेलल। अगर फोकल पॉइंट आपको निकालना तो आपको पैरेलल लाइन चाहिए, आपको पैरेलल लाइट की रेज चाहिए। क्या चाहिए? पैरेलल, तभी दिखेगा आपको फोकल पॉइंट। बहुत खास पॉइंट होता है। ये जो भाई साहब है, इनके हाथ में आपको ये एक सी शेप का कुछ दिखे, सही है? तो अंदर वाला शेप है वो तो कॉनकेव, और बाहर वाला कॉन्वेक्स। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? क्लियर? ठीक है। आप नोट करना, जब वो ये वाला भाग लाइट के सामने रखेंगे तो आप इन पैरेलल लाइट को देखना, वो तीनों लाइट क्या अभी मिल रही है आपस में कहीं? नहीं ना। ये मिरर इनको मजबूर कर देगा आपस में मिलने के लिए, फट एक पॉइंट पे मिल जाएगी। कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइन को एक पॉइंट पे मोड़ के कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। इसलिए कॉनकेव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, मतलब वो पैरेलल चीजों को एक साथ में मिला देता है। बात समझ में आई? देखेंगे फिर जब हम कॉनकेव तो मिला देगा, फिर जब कॉन्वेक्स वाला पार्ट रखेंगे तो जो पैरेलल है ना वो भी दूर दूर भागेगी उल्टा। पहले तो इतना इतना पास थी, उल्टा दूर भागेगी। दिखना, कॉन्वेक्स पैरेलल लाइट पैरेलल चीजों को दूर दूर भगा देता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर, उल्टा डाइवर्ज कर रहा है, दूर दूर भगा रहा है। और कॉनकेव को बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, पास पास मिल रहा है। और पैरेलल लाइट रेज को, अब ध्यान से इसको देखना, ठीक है? So like if you're walking into the cave, it's concave. The other way, if the light was to sit on the outside, ये कॉन्वेक्स, ठीक है? or convex. So concave, walking into the cave, the light is going to go into the cave. Convex is going to hit the outside. Okay? Now the way the light behaves with a देखना, ये कौन? mirror is that ये it देख, will actually focus into a लुक एट दिस पॉइंट। ये कौन सा वाला पार्ट हुआ? कॉनकेव। इसने पैरेलल लाइट को मजबूर कर दिया एक पॉइंट पे मिलने के लिए, हाँ के ना? यस और नो? तो द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ कॉनकेव मिरर force the parallel rays to meet at a point. That point is known as focal point. तो अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे इस मिरर का फोकल पॉइंट चाहिए, कुछ नहीं करना, पैरेलल रेज है, कहां पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है ना, ये इसका फोकल पॉइंट, खत्म, मिल गया, यहां से इतना दूर। बात समझ में आई? फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज कॉनकेव के टकराने के बाद में जाके मिलती है, वो पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। आपको सामने से बोलते मिल गया पॉइंट, मिल गया? अरे भाई मिला कि नहीं मिला? यस और नो? ठीक। अब जरा कॉन्वेक्स को देखना, वो उल्टा मिलाएगा नहीं। इसी देखो, ये चीजों को मिलाता है ना, कन्वर्ट मतलब मिलाना, इसीलिए कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? अब जरा कॉन्वेक्स को देखना, वो क्या करता है? specific point. So the light, you can see it there, it's traveling in straight lines. I've used the triple beam here, just so we can see how. सर ऐसा क्यों? शेप की वजह से, शेप ही ऐसा है। So we've got 3 beams that are going to hit the mirror, and they're going to get reflected towards one another to create what we call a focal point or a focus. Okay, so you can see that point here. Alright, see how all those 3 beams, they all focus onto the same point after being reflected off that curved mirror. The way that we would draw this is exactly the same as all the other ways. Okay, so you would trace the inside of your mirror, marking where the focal point is. One another, and we end up and then connecting up your lines so that you can see that. Now, when if I look अब देखना, ये पलटे की देखना, here, ये देखो, complete opposite happens. So instead of अब आप देखो, हम क्या कर रहा है? पहले जो लाइट इतना पास में थी, ये आई टकराई, इधर गई, ये आई उल्टा दूर दूर हो गई ना, डाइवर्ज कर दिया। ये कॉन्वेक्स करता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उल्टा को दूर दूर कर ले, इसे डाइवर्जिंग मिरर। ये मिलाता नहीं है, तो सर फिर जब ये मिलाता नहीं तो इसका फोकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? फोकल पॉइंट जरा ध्यान से एक थोड़ा सा इमेजिन करना, 3D में इमेजिन करना।
इस लाइन को पीछे लेके आओ, यहां से पास हो रहा है, इस लाइन को पीछे लेके आओ, यहां पास हो रहा है, इसको पीछे लेके आओ, यहां पास हो रहा है। अब देखो सच में तो नहीं मिल रही है, अरे हाँ के ना, सच में नहीं मिल रही है, सच में नहीं मिल रही है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अरे भाई हाँ के ना, ऐसे इमेजिन करो कि जो लाइट टकरा के मिल चली गई वो तो सच में तो देखो भाई सीधी बात है, सच में तो कोई पीछे आने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आर पार तो होगी नहीं। पर हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कौन देखो कॉनकेव तो सच में मिला था, तो उसका ढूंढना आसान है, वो दिख जाएगा आपको। कॉनकेव सच में, कॉन्वेक्स जो होता है वो सच में मिलेगा नहीं, वो तो उल्टा लगेगा, दूर भगाएगा। तो इसमें इमेजिन करेंगे कि ये पीछे आ रहा है, इसको पीछे लेके आओ, इसको पीछे लेके आओ, जब इनको पीछे लेके आएंगे तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसा इमेजिन है ना, वी कैन इमेजिन लाइक दैट, और हाँ के ना। तो अगर आपको कॉन्वेक्स का फोकल पॉइंट ढूंढना है तो आपको जो वो लाइट निकली है ना, तो उसको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा, इतना क्लियर है? तो समझ में आया कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं इसे, क्लियर? ठीक है, थिएटर मोड ऑफ। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ नहीं बता रहा हूं, फोकल पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ फोकल पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, रेज चाहिए। पहले मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूं, ये पोल P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इनको मिलाते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे फोकल पॉइंट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, आप क्या करोगे, पैरेलल, दो पैरेलल लाइट मारोगे, एक यहाँ पे और एक नीचे से, कोई दिक्कत है? वो दोनों पैरेलल लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे आके मिलेगी। ये जो पॉइंट जिसपे दो पैरेलल रे मिलती है उसे ही बोलते हैं फोकल पॉइंट। मेरे फोकल पॉइंट कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा? नहीं, इस केस में नहीं है, आ सकता है कभी। अब पता नहीं ऐसा मिरर बनाए तो आ जाए। बस इस पॉइंट को बोलते हैं एफ, कैपिटल एफ, एफ फॉर फोकल पॉइंट, यस और नो, क्लियर? सो अब अगर आपको पूछे डिफाइन फोकल पॉइंट फॉर कॉनकेव मिरर, तो कैसे 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 डिफाइन करोगे? द पैरेलल, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट, करेक्ट? कैलकुलेशन बन गई, मन से बनानी। अब इसी को हम डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, वहां पे एक्चुअली तो नहीं मिल रही है, अब हल्का सा शब्दों में ट्विस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये कॉनकेव हो गया, अब कॉन्वेक्स पे आते हैं। ओके, कॉन्वेक्स के लिए ऑब्वियसली हम ऐसे ड्रॉ करेंगे चीजों को, ठीक है? समझ जाओ कि यहां से पॉलिश, ठीक है ना, अंदर से ये पोल है, अब पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, अरे हाँ के ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, अगेन सर करेंगे तो वही, दो पैरेलल लाइट की रे मारेंगे, अरे हाँ के ना, एक यहाँ से मारेंगे और एक नीचे से, भाई यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अरे हाँ के ना भाई, कॉन्वेक्स में तो ये तो पॉलिश होता है, ये रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ देखना है, अरे हाँ के ना। पर मुझे बताओ क्या ये लाइट ऐसे पीछे जाएगी, अरे भाई ये पॉलिश है, ये तो यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, इधर भागेगी, अरे हाँ के ना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइट है ये टकराए मारना इधर भागेगी और ये इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, सही बात है? अब अगर हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की ओर ट्रेस करें, ओके, तो अब सच में तो नहीं मिल रही है, पर हम ऐसा ऐसे इमेजिन करेंगे, तो ये पीछे लेके आओ और इसको पीछे लेके आओ, क्या सच में पीछे जा रही है क्या? नहीं, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो आप इमेजिन करो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है, अगर उनको हम पीछे ट्रेस करें तो वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, यस और नो? तो बस फोकल पॉइंट वो होता है। तो व्हाट इज फोकल पॉइंट? देखो ऐसा देखो ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि ये दोनों लाइट, इमेजिन करो ये है ही नहीं, ये मैं छुपा देता हूँ, तो ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे कि ये दोनों लाइट लाइन जो है वो यहाँ से आ रही है, हाँ बीच में कांच है सर, जस्ट इमेजिन करने का बोल रहा हूँ, जस्ट थिंक कि
कि मान लो कि भाई दोनों ऐसे यहां से आ रही है ना, लाइक दैट, ऐसे निकल के बाहर आ रही है, हाँ के ना? ओके, सो अब कॉन्वेक्स के लिए फोकल पॉइंट डिफाइन करता हूं। When parallel rays of light falls on a convex mirror, okay, the point at which the reflected ray appear to meet, वो पॉइंट जहां पे दोनों रे मिलती हुई दिखाई देती है, सच में नहीं मिलती है, अपियर होती है, को मिल रही है पीछे, अरे हाँ के ना? यहाँ तो एक्चुअली मीट होगी, यहाँ पे अपियर टू मीट, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, लगेगा वो पीछे जाके मिलती है किसी पॉइंट, बस उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकल। हाँ के ना? कॉनकेव एक्चुअल में मीट कराएगा, ये हम जबरदस्ती ऐसे बना रहे हैं, अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? सो फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल लाइट की रेस या तो सच में मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, दे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, क्लियर है? वो फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट, बात समझ में आई कि नहीं आई? और फोकल पॉइंट सी और पी के बिल्कुल बीच में है इन दोनों केस में। अब अलग आप शेप लोगे तो अलग हो जाएगा, इन दोनों केस में हमेशा सी और पी के एग्जैक्टली बीच में होगा, सेम टू सेम कॉन्वेक्स के लिए। इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? एक हो गया फोकल पॉइंट, अब डिफाइन करेंगे फोकल लेंथ। सो एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट कवर हुआ, तो अब एक एक नया नया पॉइंट जुड़ेगा। फोकल लेंथ, नाउ फोकल लेंथ इज नथिंग बट, सुनो, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, कैपिटल एफ इज फोकल पॉइंट, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? फोकल लेंथ देख लिया हमने, फोकल पॉइंट देख लिया, फोकल लेंथ समझेंगे। कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल पॉइंट, अरे हाँ के ना? मुझे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, हाँ के ना? वैसे ही फोकल पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ लंबाई है, एफ और पी के बीच की दूरी। एफ क्या है? एफ एक पॉइंट है, इसलिए कह रहे, मैं एफ हूं, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है, तो एफ कैपिटल एफ में मैं, ठीक है ना? व्हाट इज स्मॉल एफ? मेरी इससे दूरी, वो स्मॉल है, फोकल लेंथ। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? और देखिए लग रहा है कि सर ये जो स्मॉल एफ है ये आर का आधा ही होगा, अरे हाँ के ना? ये बीच में आता है, सही बात है ना? इट्स लाइक रेडियस, डायमीटर एंड रेडियस टाइप में। बोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 तो फोकल लेंथ। हाँ बस भाई, सही है ना भाई? आर का आधा ही तो होगा ना, मैंने भी बोला बिल्कुल बीच में आता है, यस और नो? तो एक फॉर्मूला बन गया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 2, वो डायमीटर और रेडियस की तरह ये फॉर्मूला बनता है। कोई दिक्कत? तो फिर ये सारी टर्मिनोलॉजी का काम आएगी कहाँ पे? हम जब इमेज बनाएंगे तो। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? कोई तकलीफ, कोई शंका? पक्का पक्का? क्योंकि अब मैं सीधे जंप मारने वाला हूँ रे डायग्राम में, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आज खत्म करूंगा, फिर कल कॉन्वेक्स और कॉनकेव के रे डायग्राम समझ लेंगे पूरे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, चैप्टर बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, चैप्टर अब इजी लग रहा है? इजी है, चैप्टर कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है, बस रूल ध्यान रखना। और चैप्टर में जो भी जो जैसे जैसे आपका टेस्ट होगा स्कूल में, आप समझ जाओगे इसमें क्या पूछते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको समझ जाओगे, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे बेटा, ठीक है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी लेक्चर रखा था, क्योंकि चैप्टर अब क्या, हाँ हाँ क्या गुरुवार है भैया, आज क्यों होगा? ओके, चलो होगा तो बेटा 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? बस भाई बस, ये क्लियर है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, 3 GB हो गई है। अरे होने जाए तो 5 GB तो होने जाए,
एपर्चर, आता है जी बताया हम लोग। ये एपर्चर क्या होता है बेटा? इधर देखो, देखो मान लो कि ये एक, देखो मैं ज्यादातर कॉनकेव को ही बनाऊंगा क्योंकि हमको डीप में अच्छे से ये पढ़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो ये सारी बातें कर रहा हूँ ये सारी बातें कॉन्वेक्स पे भी लागू होती है, ठीक है? अरे भाई हाँ के ना, ठीक है? तो उसको ऐसे ऐसे नहीं समझना सर, ये तो उस पर लागू ही नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। इधर देखो बेटा, सब देखो भाई, मिरर जो होगा उसकी एक हद तो होगी ना कि भाई यहाँ चालू होगा, यहाँ खत्म होगा। अरे यस और नो, जैसे कि ये है, एंडिंग पॉइंट। तो ये इसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट, बस ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ये लंबाई ये कहलाता है एपर्चर। मतलब मुंह कितना खुला है, अच्छा देखो सुनो, अभी मुंह कम खुला है इसका, हाथ का इतना ही है, कम एपर्चर है। ज्यादा भूख लगी है, ज्यादा एपर्चर है, कम भूख, ये द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एपर्चर। तो अच्छा, किसी मिरर का एपर्चर कम है मतलब बहुत नजदीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब दूर है, और ज्यादा है मतलब और दूर है। समझ रहे हो क्या फीलिंग आती है उससे, है ना? वो उसकी साइज की फीलिंग आती है, इसकी वो जो मिरर है उसका जो है ना कितना बड़ा वो भाग घेरेगा। क्लियर है? तो देखो दिस डिस्टेंस बेसिकली वी कैन से क्वाइट अ बिट अ डायमीटर टाइप लाइक, सही बात है ना? एल और ये एम है, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज एपर्चर। कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो डेफिनेशन क्या है? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ई, इसको बोलते हैं एपर्चर। कोई दिक्कत नहीं इस दूरी को। भाई मान लो कि ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आंसर है, 20 तो 20 सेंटीमीटर, 30 तो 30 सेंटीमीटर। मैं आपको एक मिरर लाकर दिखाऊंगा यहाँ पे, इसको अपने स्कूल से, तो उसमें सब लिखा होता है एपर्चर कितना है, फोकल लेंथ, और फिर हम वो वेरीफाई भी करेंगे कि फोकल लेंथ उतना ही है, ठीक है? उसको हम सब वेरीफाई करेंगे पूरा एक्सपेरिमेंट में। कितना क्लियर है सब? डन, ठीक। अब हमको पढ़ना है रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए हमको कुछ लॉ समझने पड़े, अगर वो लॉ समझेंगे तो हम रे डायग्राम खुद से बना पाएंगे। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, हमको जब भी, हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने में। कोई इमेज कैसी बन रही है उसमें ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे मिरर के सामने, उससे दो रे, कितनी रे निकालेंगे? दो। और टकराने के बाद में, टकराने से पहले नहीं, मिरर से टकराने के बाद में वो जिस पॉइंट पे मिले उसी पॉइंट पे इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनती है? दो रे जो कि ऑब्जेक्ट से निकलेगी, मिरर से टकराने के बाद में जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे क्या बन जाता है? इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हमें केवल कितनी रेज चाहिए? दो रेज चाहिए। पर वो सर वो रेज कहां से कहां जाके मिलेगी वो कैसे मालूम पड़ेगा? बस उसी के नियम समझा रहा, समझ गए? उसी के नियम, और ये नियम याद रखना, ठीक है? So rules for formation of image. पहला रूल, वापस बताओ मुझे, इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट लेके जाएंगे? दो। टकराने के बाद में वो जिस पॉइंट पे मिलेगी वो क्या कहलाएगा? पॉइंट, वहां पे इमेज बन रही है। इतना क्लियर है? अब ये माइंड में रखना है। सर वो जो हम ऑब्जेक्ट से लाइट लेके जाएंगे उसको कहां से लेके जाएंगे? अच्छा, टकराने के बाद में उसको कहां से वापस से लेके जाना है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? सही बात है ना? अरे भाई हाँ के ना, सही बात है भाई, कि टकराने के बाद, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है वो मेरे कैसा बिहेव करने वाला है, तो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, वो रूल्स फॉलो करें आपका आंसर आ जाएगा। पहला रूल ये है कि कॉनकेव की बात करते हैं, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट,
कॉनकेव मिरर है, अगर मैं ऐसी लाइट लेके आऊं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कैसी हो? अगर कॉनकेव मिरर है और लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, गारंटी से वो टकराने के बाद में फोकल पॉइंट से ही जाएगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि वो यू निकल जाएगी, नहीं, उसको फोकल पॉइंट से ही जाना पड़ेगा। अगर आप कोई लाइट पैरेलल लेके आ गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, अगर उसको पैरेलल नहीं है तो फिर वो होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, इसके पैरेलल अगर लाइट गिरी है, आपने देखा था ना अभी, वो पैरेलल गिरी थी ना सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसको फोकल पॉइंट से ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। बात समझ में आएगी नहीं था बताओ? अरे हाँ के ना, समझी गया? बजा, हाँ ठीक, गधा नहीं बजा बोला। हाँ रनिश तो भाव भाव में बोला। अच्छा सर एक सेकंड सर, कॉनकेव में तो सर समझ में आता है कि भाई इस तरफ ही रिफ्लेक्टिव सरफेस है, कॉन्वेक्स में तो बाहर की तरफ है सर, वहां कैसे वो फोकल पॉइंट से जाएगा? नहीं वहां पे नाटक करेंगे, वो फोकल पॉइंट जाएगा नहीं, जाता हुआ दिखेगा, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कि फोकल पॉइंट पे जाएगा नहीं, फोकल पॉइंट से तो ये फोकल पॉइंट है, तो तो हमें ऑलरेडी मालूम ही होता है, तो इसका आधा कर लेंगे। तो अब हम अगर पैरेलल लेके आए, पैरेलल लाइट, तो अब वो सर किधर जाएगी? सर वो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, तो कैसे करो? फोकल पॉइंट से एक लाइन सीधी लिखो, इमेजिन करो, ये वॉची, तो वो इधर ही जाए, ऐसा लगे जैसे फोकल पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, ऐसे, समझे? यहां तक डैश रखना क्योंकि ये सच में नहीं है, और आगे से डार्क ड्रॉ कर देना। बात समझ में आ गई? तो एनी लाइट ऑफ रे फॉलिंग ऑन द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ईदर एक्चुअली गो थ्रू फोकल पॉइंट और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकल पॉइंट, जैसे कि उससे आ रही है। अरे हाँ के ना? यस सर। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। पक्का? ठीक है, 100%। बढ़िया, 110%, 110%। सेकेंड लॉ, इसका उल्टा। अच्छा सर, पैरेलल है, कहां से जाएगी? पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, इस बार फोकस से भेज देते हैं तो पैरेलल बन जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, इस बार फोकस से भेजते हैं, ऐसे उल्टा, तो पैरेलल बन जाएगी। अरे हाँ के ना? बात समझ में आएगी नहीं है? तो जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी। इट्स लाइक दिस कि देखो, इस बार अगर मान लो कि अपना जो रैनिश है वो बोलेगी सर मेरी मर्जी, मैं तो इस बार टॉर्च ऐसे मारूंगा, फोकल पॉइंट से मारूंगा ऐसे, तो मारना, किसने रोका? चल भाई, ये फोकल पॉइंट, प्लीज, ये फोकल पॉइंट, जो लाइट ऑफ रे फोकल पॉइंट से होते हुए मिरर पे गिरे तो टकराने के बाद में गारंटी उसको पैरेलल ही बनना पड़ेगा, पैरेलल ही बनना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना। आप समझे? भले एक ऐसा ही मिरर हो, भले उबड़ खाबड़ मिरर हो, खोच 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 वाला, ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, भले वो लाइट इस दीवार पे गिर रही हो, कांच पे गिर रही हो, मुझ पे गिर रही हो, कहीं भी गिर रही हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? इसको आई और आर इक्वल रखना है, और आई और आर इक्वल रखने की इस मजबूरी की वजह से उसको बेचारे को पैरेलल ही बनना पड़ेगा। तो बढ़िया है ना, हमारी इमेज बन जाएगी उस चक्कर में, हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे ये सुनो नो, सर सुनो 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 सुनो, अब सुनो 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 सर, एक सेकेंड सर, यहाँ तो अपने रेनू के पास में ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? कि सच में फोकल पॉइंट से भेज सकता है। सर यहाँ कैसे भेजेगा? अब पीछे से भेजेगा, यहाँ तो पॉलिश दे, तो पीछे पॉलिश है, वहां तो कुछ नहीं होगा ना, लाइट तो यहाँ से मारनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, अगर रेनिश का एकदम निशाना परफेक्ट है, रेनिश बोलेगी मैं बिल्कुल फोकल पॉइंट की तरफ भेज रहा हूँ, ऐसे छुप करते हुए, ऐसे, ठीक है, ऐसे इमेजिंग करो, ऐसे खच 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 कर पीछे लेके आओ, बोलेगी हाँ मैं लाइट को बिल्कुल फोकल पॉइंट की तरफ भेज रहा हूँ, समझ रहे हो? सो अ लाइट विच अपीयर टू फॉल ऑन द फोकल पॉइंट इन कॉन्वेक्स बिकम्स पैरेलल, वो ऐसी बन जाएगी टकराने के बाद, समझे?
जो फोकल पॉइंट की तरफ, अच्छा सर अगर वो फोकल और इसके बीच में जा रही हो तो नहीं होगी पैरेलल, तो कुछ और होगा। ये सिर्फ कुछ खास कंडीशन में नियम लागू होता है। ये सब नियम समझने तो फिर हमारी इमेज बहुत आराम से बन जाएगी। क्लियर है? यस सर। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? देख इसमें तो बेटा हम यहाँ से मारेंगे तो क्या होगा होता, पॉलिश कुछ होने वाला तो नहीं है, तो लाइट यहाँ से मारनी पड़ेगी। तो कैसे मारेंगे? ऐसे मारेंगे जैसे वो फोकस की तरफ जा रही है। तो जब वो फोकस की तरफ जा रही होगी तो टकराने के बाद में वो एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ऐसे समझ गए ना? उसको ऐसे ही होना पड़ेगा। तो देख जो पैरेलल आई थी वो क्या था, वो कैसा लगा था जैसे को फोकस से होके जा रही हो। तो जो फोकस से होके जा रही होगी वो क्या बन जाएगी? पैरेलल। पर एक्चुअल में वो पीछे नहीं जाएगी, वो तो आगे से ही मुड़ जाएगी। ऐसा हम समझते हैं। क्लियर है? कोई तकलीफ है तो बोलो, बोलना बोलो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। चार ऐसे लॉ है, चार में से दो अपन को तीन ही ध्यान रखना है, चौथा तो ऐसे फालतू बकवास, उसमें तो आ यार निकालना पड़ता है, कौन निकालना बैठेगा। तो अपने तो सिंपल ये दो समझ में आ गए। तीसरा जो हम यूज करेंगे इन तीनों में से, अच्छा मुझे बताओ इमेज बनाने के लिए कितनी लाइन हम रेस लेके जाने वाले हैं? दो। बस ये तीन पढ़ा है ना, ये तीन लॉ पढ़ा रहा हूँ, तीन में से कोई दो फॉलो करेंगे आप देखना। बस ये दो, ये तीन में से दो फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी इमेज बनना चालू हो जाएगी। थर्ड लॉ ये है कि जो लाइट, अब मान लो कि पहले तो भाई रेनिस की इच्छा हुई कि चलो भाई चेक करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट और ये पोल। अब इमेजिन करो कि इस बार धोनी की इच्छा, धोनी बोली सर मैं काम करती हूँ, मैं इस बार लाइट ऐसे मारूंगी जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, यहां से ऐसे। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी वो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी में वापस आ जाएगी। खच 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 ऐसे बिल्कुल सीधा। मतलब फोकल पे क्या, देखो समझो ये खास पॉइंट है। फोकल पॉइंट पे क्या था, फोकल पॉइंट पे टकरा के वो ऐसे मुड़ गया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऐसा होगा, जो सीधी गई इट्स लाइक दैट कि भाई अगर मैं देखो अगर ये दीवार है ठीक है, अगर मैं ऐसे यहां से रखूंगा तो बॉल यूं जाएगी ना, क्या मेरे पास आएगी? मेरे पास नहीं आएगी ना, वो यूं जाएगी। अगर मैं बिल्कुल सामने खड़ा अब ऐसे मारूं तो बूस्ट करके तो मेरे मुंह पे आएगी। इट्स लाइक दैट। अरे भाई यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई क्लियर है? अबे तुमको यकीन नहीं था, ट्राई करके देख लेना। घर पे बॉल है ना, अथड़ा के सीधे बिल्कुल सीधा मारना है बम करके। भाई मुंह पे आती कि नहीं आती है? तू करेगा? रेनी है ना हमारी, रेनी। सुनो सुनो, तो भाई धोनी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब क्या करते हैं, अभी अपनी छतरी है ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो छतरी के मन में एक दुविधा है, ये दुविधा अपन को दूर करनी पड़ेगी। छतरी को सर देखो यहाँ तो क्या था कि लिटरली एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मालूम है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। सर अब यहाँ से मैं पीछे से भेजूंगी सीप है तो ये तो सर क्या है, ये तो पॉलिश है, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको कैसे समझे? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अपीयर करेंगे यहाँ कैसे करे, फिर यहाँ कैसे बनाए? सर, अपीयर करेगी उसकी सर आएगी वापस जाएगी नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब भाई देखो अपनी छतरी का जो एकदम निशाना वो परफेक्ट है, तो ऐसे ही वजन करते हैं। छतरी ने कैसा देखो काम करते हैं, यहाँ से सीधी लाइन बनाती है ठीक है, ऐसे ठीक है। इसी डायरेक्शन में लेजर लाइट भी मारते हैं इधर। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती है, जाएगी तो नहीं सच में, टकराने के बाद में वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ गए? ऐसे एरे गहरे के लिए नहीं होगा सर, ये सर ऐसे बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके लिए ऐसा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए नहीं। वो केवल कौन से डायरेक्शन के लिए होगा, जब डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा हो सीधा एकदम। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना भैया, समझो देखो अगर मैं ये है ऐसे करूंगा तो वो बिल्कुल सी पे जा रहा है, तभी जाएगा वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं यूं, हाँ अब चेंज हो गया डायरेक्शन, अब मामला बदल गया, अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ और हो जाएगा। समझे? अरे हाँ क्या ना। तो हमने तीन लॉ क्या समझे आज? तीन लॉ क्या समझे? पहला रिपीट करो, जो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकल पॉइंट से होके जाएगी, जो फोकल पॉइंट से होके जाएगी टकराने के बाद में पैरेलल बन जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधा का सीधा, वो बस इट विल ट्रेस इट्स पाथ, डायरेक्ट बाईपास। बाईपास सर्जरी। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, अब ये जो तीनों लॉ याद होंगे तो हम कल आराम से बनेंगे अपने, तो आधा चैप्टर तो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। परसों पूरा। ठीक है, नहीं टाइम लगेगा बेटा, अभी तो आने वाला कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। स्वाति मैम से मैं किया। क्लियर? डन? आज इतना।